नमस्कार दोस्तों। क्लास 9th स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक से हिंदी पाठों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका कि जो 5वां पाठ है धीरंजन मालवीय जी का, जो कि है वैज्ञानिक चेतना के वाहक हैं चंद्रशेखर वेंकटरामन वैज्ञानिक चेतना के वाहक के रूप में इनके बारे में जो लेखक हैं धीरंजन मालवीय, उन्होंने स्पष्ट करना चाहा है। तो आइए पढ़ते हैं, समझते हैं धीरंजन मालवीय जी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि जो धीरंजन मालवीय हैं उनका जन्म हुआ था बिहार के नालंदा जिले के डोमरावा गांव था, उसमें 9 मार्च 1952 ईस्वी को। ये MSc सांख्यिकी और MBA LLB इन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में डिग्रियां हासिल की और आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़े मालवीय अभी भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। आकाशवाणी और BBC लंदन में कार्य करने के दौरान मालवीय रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान पत्रिका थी, रेडियो विज्ञान पत्रिका, उसका संपादन प्रसारण करते रहे। मालवीय की भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली लिए हुए है। यथावश्यक अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी वे करते हैं। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ लिखी हैं, जो इनकी पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित हैं। तो प्रस्तुत पाठ जो है वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन, तो इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्ष में जीवन का चित्रण किया गया है। वेंकटरामन कुल 11 साल की उम्र में मैट्रिक विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट और भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ BA और प्रथम श्रेणी में MA करके मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। इनकी प्रतिभा से इनकी जो प्रतिभा थी उससे इनके अध्यापक तक अभिभूत थे, अर्थात अध्यापक भी इनके जानकार थे। सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार पाने के बाद CV रामन ने अपने एक मित्र को उस पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा था। जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा और देखा कि जिस स्थान पर मैं बैठाया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा है, तो मुझे अफसोस हुआ कि ये मेरे दीन देश भारत में अपनी पता तक नहीं होगी। इस एहसास से मेरा गला भरा आया और मैं फूट कर रो पड़ा। चंद्रशेखर वेंकटरामन भारत में विज्ञान की उन्नति के चिर आकांक्षी थे तथा भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। भारत के सदैव हित के बारे में सोचा करते थे। वे महात्मा गांधी को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद एक भोज के दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र
महात्मा गांधी से मिला और जो इस जेल में है, एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रामन की संघर्ष में जीवन यात्रा और उनके उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ बखूबी कराता है। आइए चलते हैं पाठ पे। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। तो पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और भी समझ नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। बात सन 1921 ईस्वी की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते थे, लेकिन रमन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे। उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी कि यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी कि आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं। तो रमन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्यात बन गए। जवाब ढूंढते ही ढूंढते वे विश्व में विख्यात हो गए। तो रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले MBN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से की और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए थे। तो रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। उनकी दिली इच्छा तो यही थी, अर्थात दिल से इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों में ही समर्पित कर दें, मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रमन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती जो थी कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभिमान रुझान को बनाए रखा। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहू बाजार आते, जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद इसको खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था कि देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। जो रमन थे, इस संस्था की प्रयोगशाला में कामचलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते थे, और यह अपने आप में एक आधुनिक हठी युग का उदाहरण था। अर्थात वे जिद्दी स्वभाव के थे, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहू बाजार के इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति की जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के प्रयास करता। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए।
वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिनमें देसी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उन्हें अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चेलो या पियानो जैसी विदेशी वाद्य आए, वही वीणा, तानपुरा, मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया हैं। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा नियंत्रण या काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ। मुखर्जी महोदय ने रमन के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। रमन के लिए यह कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थीं। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधा वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। रमन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्यापन और शोध बिताने लगे। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रमन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिरों लेने लगा, अर्थात उठा मन में, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए जिसकी परिणति रमन प्रभाव की खोज के रूप में हुई है। रमन ने अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। रमन जो थे, उन्होंने क्या किया कि ठोस रवों और तरल पदार्थों और प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्षीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसका वर्ण में परिवर्तन आता है। वजह यही होती है क्रांतिकारी गतिविधियों। वजह तो एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए तो टकराते हैं, अणुओं से टकराते हैं, तो इस टकराव के कारण या परिणाम स्वरूप या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण रंग में बदलाव लाती हैं। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिणाम में ऊर्जा खोता या पाता है, उसी के हिसाब से उसका वर्ण जो है परिवर्तित हो जाता है। रमन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया है। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश की गति अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने ब्लड से की और इन्हें फोटोन नाम दिया।
रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्र गति सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व की चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लगी रही। उन्हें सन 1924 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिला दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण बनाए रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। अर्थात यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि रमन का जो व्यक्तित्व है, जीवन का जो व्यक्तित्व है, वह कैसा था। तो जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहाँ उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने में परहेज क्यों। रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें एक नए ढंग की प्रयोगशाला उपकरणों के अभाव में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। इसीलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जो बेंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है, जो कि बेंगलोर में स्थित है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफ़ी अच्छा काम किया। उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका भी संपादन करते थे। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे।
उन्हें हमें हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल, प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसी ना जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं। ज़रूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की है और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की है। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में यह पाठ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने विभिन्न मित्रों को वीडियो को शेयर करें, जैसे कि जो वीडियो पाठों की श्रृंखला जो चल रही है आपके मित्रों तक पहुंच सके और पाठों को समझ के उनके बारे में जान सकें। तो आई होप दोस्तों यह पाठ आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक लगा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।